Alright, in today's video, I'm going to summarize the book The Intelligent Investor, a book recommended by a friend. उसने कहा भाई अगर तूने स्टॉक मार्केट को समझना है, इन्वेस्टमेंट को समझना है, कैसे करते हैं, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा नहीं करना, तो इस बुक को रीड कर। मैंने जब बुक बाय की तो मुझे ये एक बैड आइडिया लगा। उसकी 2 रीजंस थी। नंबर 1 कि आप 600 पेजेस हैं इस बुक के और ये सारे जो है ना उसमें कोई कलर नहीं, किसी किस्म के कोई इमेजेस नहीं, बड़ी बोरिंग सी लगती है। नंबर 2 कि ये बुक पब्लिश हुई इन 1949। मुझे लगा कि यार 1949 के अंदर पब्लिश हुई है, इन 2025 में इसकी क्या रेलेवेंसी होगी। लेकिन उस फ्रेंड ने कहा कि ट्रस्ट मी, पहले इस बुक को रीड कर उसके बाद बात करेंगे। और मैंने ये बुक को रीड किया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसने चेंज कर दिया द वे आई सी इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 पावरफुल लेसन्स जो है ना वो समराइज़ करूँगा, वो आपको बताऊँगा जो इस बुक में मेंशन है, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल के आप इन्वेस्टर हैं, आप बिगिनर हैं, आप सीजन इन्वेस्टर हैं, ये जो 7 लेसन्स हैं ना ये आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजन करने में, बेटर जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो के एंड पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो बेंजामिन ग्राहम तमाम इन्वेस्टर्स को दे रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपके साथ वो टिप शेयर करूंगा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम। जी, बेंजामिन ग्राहम जो बॉर्न हुई इन 1894, इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इनका जो कोर फोकस होता था ना वो रिस्क मैनेजमेंट वाली साइड पे था, लॉजिक, रिस्क के भाई आप कोर चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ लो तो उसके बाद बाकी चीज़ें खुद ब खुद जो है ना आसान हो जाती हैं और वो वैल्यू क्रिएट कर देती हैं। इस बुक को वॉरेन बफे जो बिलियनर है, जिन्होंने अपनी फॉर्चून जो है इन्वेस्टमेंट से बनाई है, वो कहते हैं कि भाई ये बेस्ट एवर रिटन बुक है ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जो बेंजामिन ग्राहम है ये मेंटोर भी रहे हैं वॉरेन बफे के, उनके अर्ली डेज में जब वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की पर्सनैलिटी होगी। और वो बुक जिसको खुद वॉरेन बफे कह रहे हैं कि बेस्ट एवर रिटन बुक है, वो उस बुक के अंदर क्या ऐसा खास होगा जो हमारे लिए हेल्प कर सकता है। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टिंग वर्सेस गैम्बलिंग। इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2 दोस्त हैं, टॉम एंड जेक। टॉम जो है ना वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। उसे करने से पहले ना पूरी मार्केट रिसर्च करता है, उसको देखेगा कि यार उस कंपनी की, उस स्टॉक की क्या वैल्यू रही है, पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और वो सारी चीज़ें देख के उसका फिगर करके तो वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। जेक भाई चलता है कि उसे पता चलता है मार्केट में एक हाई पाई है, खबर चल रही है कोई सोशल मीडिया पे आसपास फ्रेंड से कि भाई फला स्टॉक बाय कर ले, बड़ा ज़बरदस्त बिक रहा है, तुझे ओवरनाइट रिच बना देगा। वो अपने पैसे पकड़ता है, उसके ऊपर लगा देता है। और भाई थोड़े अरसे बाद क्या होता है कि मार्केट क्रैश होती है और जो जेक होता है वो अपना मनी लॉस कर देता है। और जो टॉम होता है जिसने अपना मार्केट रिसर्च करके किया था वो स्टेडी रहता है और गेन लेता है। अब इसके अंदर जो 2 सिनेरियो हैं टॉम और जेक के बीच में, इन्वेस्टिंग वर्सेस गैम्बलिंग, आपको ये समझना है कि जो टॉम था उसने इन्वेस्टमेंट की थी क्योंकि उसने मार्केट रिसर्च करके ऑन द बेसिस ऑफ जो रियल टाइम डाटा था उस बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। और जो जेक था वो एक गैम्बलिंग की उसने, क्योंकि वो मार्केट हाइप के ऊपर चला। तो भाई इसमें जो की लेसन है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके लिए पेशेंस, मार्केट रिसर्च और डिसिप्लिन चाहिए, इमोशन नहीं चाहिए। इमोशन क्या है कि आपको एकदम कोई खबर आ रही है कि भाई ये फला स्टॉक है, बाय कर ले, बाय कर ले। नहीं नहीं, यूँ नहीं करना। अपनी मार्केट रिसर्च करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी। लेसन नंबर 2, मिस्टर मार्केट। ये मिस्टर मार्केट है, बेंजामिन ग्राहम ने ना एक करैक्टर बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का करैक्टर है। अब लेसन नंबर 2 के अंदर आप ये है कि आप एग्जांपल ले लें कि आप एक बिज़नेस ऑन करते हैं, एक बेकरी है आपके पास, और ये मिस्टर मार्केट नाम का एक करैक्टर है जो आपके पास चल के आता है और आपको कहता है कि भाई ये बेकरी अपनी मुझे सेल कर दे $1 मिलियन की। वो एक उसकी वैल्यू लगाता है और ये लगा के वो चला जाता है। अगले दिन वही मिस्टर मार्केट वापस आपके पास आता है और आके कहता है कि भाई आज मैं तेरी ये शॉप में तुझे जो है ना ऑफ़र कर रहा हूँ $500 मिलियन। मतलब हाँ, पहले दिन उसने 1 मिलियन किया, अब वो हाफ पे आ गया कि $500 मिलियन जो है ना तेरी वर्थ है, मैं तुझे वो पैसे पे करता हूँ, तू दे दे। अब भाई जो आपका बिजनेस है, आपको तो पता है कि यार उसकी वर्थ क्या है, आपको तो उसका सारा इन एंड आउट हर चीज़ का पता है। तो एक बाहर से मिस्टर मार्केट आके एक दिन एक वैल्यू लगा रहा है, दूसरे दिन दूसरी वैल्यू लगा रहा है, तो वो क्या आपको अफेक्ट करेगी? क्या आप उसमें पैनिक होंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो स्टॉक मार्केट है ना बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि जो ये मिस्टर मार्केट है ना, ये जो मार्केट है बेसिकली, जब आप एक स्टॉक बाय कर लेते हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपको अचानक खबर आती है कि भाई जो स्टॉक आपने बाय किया हुआ उसकी वैल्यू जो है एकदम गिर गई है या एकदम हाई हो गई है। तो आपने उसमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये मिस्टर मार्केट की हरकतें ही ऐसी हैं। उसने हर रोज़ आके कोई नई चीज़ ही आपके लिए लेके आनी है। और इस सिचुएशन में कि जो स्टॉक आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने उसे होल्ड किया हुआ है और अचानक खबर आती है कि वो स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, तो आप उसमें पैनिक होके कोई इमोशनली कोई डिसीजन ले लो और उसको फटाफट सेल करो ताकि वह फर्दर नुकसान ना हो जाए। ये काम नहीं करना, क्योंकि मिस्टर मार्केट चाहता ही ये है।
तो आपने मिस्टर मार्केट को यूं फॉलो नहीं करना, आप मिस्टर मार्केट की सुन लें कि वो क्या लेके आ रहा है ऑफर, कभी हाई लेके आ रहा है, कभी लो लेके आ रहा है, और जिस टाइम पे आपको बेटर ऑफर मिले उसी टाइम पे आपने एक्ट करना है। तो जो उसके मिस्टर मार्केट के जो बिहेवियर डेली चेंज हो रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना, अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। लेसन नंबर 3, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको एक रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 200,000 है, और आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस पे वो 120,000 में मिल रही है। अब वो एक जो लैंडलॉर्ड है वो एक क्विक सेल चाह रहा है, आप वो इन्वेस्टमेंट करके वो आप प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। कुछ अरसे बाद प्रॉपर्टी जो मार्केट, रियल स्टेट मार्केट है, वो क्रैश कर जाती है, और आपको पता चलता है कि वो जो 200,000 जो है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू थी वो डिक्रीज होकर 170 रह गई है। लेकिन भाई आपको क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि आपने तो वो ऑलरेडी मार्केट से बहुत ही लो प्राइस के ऊपर आपने वो ली थी 120 में, तो आप स्टिल 50,000 गेन में है। तो ये जो आप जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 200,000 और वो क्रैश होकर 170 रह गई, लेकिन क्योंकि आपने 120 में बाय की थी तो आप स्टिल 50,000 गेन के अंदर है। तो ये जो है आपका जो गेन है और वो जो क्रैश हुआ है इस बिटवीन, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बेंजामिन ये कहते हैं कि भाई आप कोशिश करो कि वो वाला स्टॉक बाय करो जो आपको डिस्काउंट के ऊपर मिले। ये एक की लेसन है कि आप उन कंपनीज को सर्च करो जो क्विक सेल के अंदर हैं, जो चाहते हैं कि वो उसको फटाफट सेल करके, बाज़ दफ़ा जो है ना कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रेज करनी होती है, उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए, उन्होंने कहीं आगे जो है किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो ना उन स्टॉक को थोड़ा लोअर प्राइस करके फटाफट सेल करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो वाला स्टॉक बाय करें, क्योंकि वो वाला स्टॉक आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। फ्यूचर में अगर उसकी वैल्यू गिर भी जाए तो स्टिल आपको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप जो है आपने उस एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर लिया हुआ है कि जहां पे आप फिर भी सिक्योर रहेंगे, आप लॉस में नहीं जाओगे, आप गेन में ही रहोगे। तो ये एक वेरी की पॉइंट है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कि आपने जब बाइंग करनी है ना तो उसे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपने स्टॉक को उठाना है। लेसन नंबर 4, अवॉइडिंग द ट्रैप ऑफ हॉट स्टॉक्स। आपको एक रियल टाइम एग्जांपल्स देता हूँ। 1999 में जो है ना टेक कंपनीज का बूम था, बेशुमार जो है टेक कंपनीज आ रही थी, उनमें से एक pets.com नाम से भी थी। वो इतना एक हाइप क्रिएट हुई कि भाई लोगों को कहा कि भाई तुम टेक्नोलॉजी वाली साइड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, लोगों ने वो करना शुरू कर दी। और भाई 2001 में कोई 2 साल बाद एक बबल ब्रस्ट हुआ, एक क्रैश आया, और वो जो pets.com थी वो कम्प्लीटली फेल हो गई और वो बिजनेस ही उड़ गया, और जो लोगों ने पैसे लगाए हुए थे वो सारे उनके नुकसान हो गया उनको। इसी तरह से रीसेंट टाइम के अंदर आप ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर देखें, बिटकॉइन को देखें कि 2021 में कोविड के दौरान ड्यूरिंग ही कि प्राइसेस कितनी ऊपर जा रही थी, दौड़ा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, और फिर एक टाइम इसी बिटकॉइन के अंदर आया कि वो एकदम प्राइसेस जो हैं वो बर्स्ट हुई, वो एकदम डाउन होना शुरू हो गई और ड्रास्टिक डाउन हुई। लोगों ने उसमें पैसा बनाया भी लेकिन लॉस भी बहुत सारा किया। तो भाई ये जो होता है ना कि अचानक एक मार्केट में हाइप आती है कि भाई लगा दो इसकी तरफ, ये जो होता है ये ट्रैप होता है हॉट स्टॉक का। इस ट्रैप में नहीं पड़ना। बेंजामिन जो है अपनी इस बुक के अंदर कहता है कि ये जो हॉट स्टॉक्स होते हैं ना, इनके ट्रैप से बचो। ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, बड़ा दिल करता है कि यार नहीं सारे पैसा बनाने लगा दो, नहीं, उसके रदर वो सजेस्ट करता है कि भाई आप स्टेबल बिजनेसेस के जाओ, जिनके बैलेंस शीट, जिनका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो स्टेबल है, उनकी फ्यूचर की ग्रोथ जो है वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। पास्ट में जो है उन्होंने जो अपने इन्वेस्टर थे उनको वो रेगुलर डिविडेंड्स पे करते रहे हैं, लोग वहाँ से प्रॉफिट उठाते रहे हैं। ऐसी कंपनियों को तलाश करो जो स्टेबल है, जो मार्केट में काफ़ी अरसे से हैं और उनकी एक स्टेडी ग्रोथ है, रदर दैन कि वो एक बिग हाइप आए और आप उस हाइप के ऊपर जाके आप एकदम फिर नीचे डाउन आ जाओ। आप एक बेशक वो स्टेडी चल रही है, वो एकदम यूं उसकी हाइप्स नहीं आ रही, आप उस स्टेडी स्टॉक को बाय करो, वो बेटर है देन हॉट स्टॉक, क्योंकि हॉट जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे लूज़ करने का ज़्यादा चांसेस है। जो स्टेडी वाले हैं वहाँ पे आपकी जो है ना ग्रोथ स्टडी होगी लेकिन आप वहाँ पे विन कर लोगे। लेसन नंबर 5, इमोशंस विल डिस्ट्रॉय योर वेल्थ। आपको 2008 का अगर क्रेडिट क्रंच याद हो, जब एक बिग बबल ब्रस्ट हुआ था, यूएसए से स्टार्ट हुआ था और इफेक्ट पूरी दुनिया में गया था, यूरोप से लेके मिडल ईस्ट तक सारी मार्केट क्रैश हो गई। अब उसमें 2 इन्वेस्टर थे, एक अगेन टॉम एंड जेक। टॉम के पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, भाई जो ही मार्केट क्रैश हुई टॉम ने पकड़ के तो अपना सारा स्टॉक फटाफट औने पौने दामों बेच दिया। उसने कहा जान छुड़ाओ इससे पहले और नुकसान हो। जेक के पास भी इसी तरह से स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन जेक ने कहा कि नहीं भाई मैं अभी स्टॉक सेल नहीं कर रहा, मैं वेट करूंगा, कभी ना कभी मार्केट तो गेन करेगी, तो अपनी जो है ना पोजीशन को होल्ड करके रखो, रादर देन कि वो खाली जो है ना वो उसने सिर्फ पोजीशन होल्ड नहीं की, उसने वो अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दी कि इस टाइम कौन कौन से स्टॉक हैं जो बिल्कुल औने पौने दामों मिल रहे हैं, उनको बाय कर लो। उसने इस सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी देख के वो स्टॉक बाय करना शुरू कर दिया और वो लेके तो आराम से बैठ गया।
अब स्टॉक मार्केट का आपको पता है बिहेवियर, कभी अप एंड कभी डाउन। वो क्रेडिट क्रंच आया तो उससे निकलना भी था। थोड़े अरसे में वहाँ से जो है मार्केट ने थोड़ा गेन करना शुरू कर दिया। अब जब गेन करना शुरू किया तो जो जेक जिसने अपने स्टॉक होल्ड करके रखे हुए थे और जिसने फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट करके डिस्काउंटेड प्राइस पे और जो है माल जो है स्टॉक उसने उठा लिया हुआ था, तो भाई उसकी जो है उसके जो स्टॉक की वैल्यू है उसमें गेन आना शुरू हो गया और वो एक उस आस्ता आस्ता वो गेन जो है उसका बढ़ता गया। अब आप ये सिनेरियो देखें कि टॉम जिसने अपना सब कुछ सेल कर दिया था, उसने तो सब कुछ लॉस कर दिया, उसने अपॉर्चुनिटी भी लॉस कर दी। उसने एक पैनिक डिसीजन ली, एक इमोशनल डिसीजन ली कि भाई मार्केट क्रैश हो गई है, एकदम परेशान हो गया, यार अब मैं क्या करूं, और उस परेशानी के अंदर सब कुछ बेच दिया। जबकि जेक ने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखा, उसने कहा कोई बात नहीं यार, नीचे गया तो कल को ऊपर भी जाएगा, और यही हुआ। उसने पोजीशन होल्ड करके रखी और वो गेन के अंदर जाना शुरू हो गया। तो वो जो बेंजामिन ग्राहम है वो कहता है कि जब आपने इस तरह की सिचुएशन आती है ना, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। आपने कभी भी पैनिक में आके डिसीजन मेकिंग नहीं करनी कि भाई एकदम चीज़ें क्रैश हो गई, आप पैनिक हो के आप अगर हाथ पैर जो है फूलना शुरू हो जाएंगे, यार सेल करो और जान छुड़ाओ। नहीं, वेट करें, पेशेंस से, सब्र से काम लें और उस टाइम अपॉर्चुनिटी देखें कि आप फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन को ना वॉरेन बफे एक कोटेशन है बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। कि जब दूसरे लोग ग्रीडी है ना, वो जो हाइप को फॉलो कर रहे हैं, बाय कर लो स्टॉक बाय कर लो, उस टाइम जरा बी फियरफुल और हेजिटेट रहो कि यार मैं इस हाइप को फॉलो करूं कि ना करूं। एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और जब अदर्स आर फियरफुल है ना, वॉरेन बफे कह रहे हैं, उस टाइम आप ग्रीडी हो जाओ। जिस तरह से जेक ने किया कि जब सारे फियर में आके अपने स्टॉक सेल कर रहे थे, उस टाइम उसने ग्रीडी होके और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है कि भाई आपने एक तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, कभी इमोशनल डिसीजन नहीं लेनी। दूसरी, इस फियर और पैनिक के अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। लेसन नंबर 6, कीप इट सिंपल, कीप इट सेफ। वैसे ये मेरी फेवरेट मूवी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसका एक रीमिक्स वर्जन है जो ये मैं लाइन आपको बता रहा हूँ। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, भाई बेंजामिन ये कहता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये कॉम्प्लिकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। अब हमारे आसपास लोग होते हैं जो जिनके पास ना टाइम है ना वो इतनी एफर्ट करते हैं कि यार हम मार्केट रिसर्च करें, कंपनीज ढूंढें, उनको एक्सप्लोर करें, उनकी बैलेंस शीटें देखें, उनके पास्ट के रिकॉर्ड देखें कि वो कैसे उनके स्टॉक परफॉर्म करते रहे हैं। वो ये सब नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि रदर दैन कि वो इंडिविजुअल स्टॉक पिक करें, वो इंडेक्स फंड में जो है इन्वेस्ट कर दें। द सेफेस्ट वे और सिंपलेस्ट वे जो है। अब इंडेक्स फंड क्या होते हैं, आप एग्जांपल ले लें कि पूल ऑफ जो है ना कंपनीज होता है, कि एक बास्केट है जिसमें टॉप 500 कंपनीज जो है ना वो उस बास्केट के अंदर है। आप वो जो बास्केट है, रदर दैन कि आप इंडिविजुअल उन कंपनीज को पिक करो, जी ये एप्पल है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये बिटकॉइन है, ये फलां स्टॉक है, उसको एक एक पे करने की बजाय वो जो बास्केट है ना, आप उस पूरी बास्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लो। उस इंडेक्स फंड को जो है, जो वो पूल है, आप उस पर इन्वेस्ट कर दो। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, एक ये कि वो जो आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एफर्ट चाहिए, वो आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। वेरी सिंपल है। दूसरा ये कि इस तरह के स्टॉक की एक स्टेडी ग्रोथ होती है, वो अपनी पेस पे आस्ता 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 बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी रेगुलर बिजनेस जॉब चल रही हैं और वो स्टॉक एज आ जो है साइड के ऊपर वो एक हसल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है, उन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ है, उससे बेटर है कि वो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। तो ये जो है आपको एक कंसिस्टेंट स्टडी पेस के ऊपर ग्रोथ देते हैं जो इंडेक्स फंड होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ वही है कि सिंपलेस्ट वे है कि रदर दैन कि आप जो है मार्केट एक्सप्लोर करें, आप एक इंडेक्स फंड करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेंजामिन कहता है कि आपने डजन रिक्वायर टू बी जो है ना कि इसे कॉम्प्लिकेटेड करो, आप सिंपलेस्ट वे से भी जो है ना आप पैसा बना सकते हो। लेसन नंबर 7, डाइवर्सिफिकेशन। इसको भी एग्जांपल लेते हैं और टॉम एंड जेक की ले लेते हैं, दोनों वेले और अवेलेबल भी हैं। अच्छा जी, जो टॉम है ना वो उसका ई कॉमर्स पे वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और टॉम जो है ना उसने एक प्रोडक्ट और वो एक ही स्टोर बनाया हुआ है और वो यूके की मार्केट के अंदर यहाँ पे सेल कर रहा है और कहीं और वो सेल नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ जो जेक है उसने भी एक ही प्रोडक्ट है लेकिन वो मल्टीपल मार्केट में सेल कर रहा है। उसने यूएसए में भी वो प्रोडक्ट सेल करता है, वो यूके में भी करता है, वो जर्मनी में भी करता है और बहुत सारी कंट्रीज़ में करता है। अब कल को कोई पॉलिसी चेंज होती है या कोई ऐसा इशू रेस हो जाता है टेक्निकल के ऊपर कि जो टॉम है ना वो उसको वो पाबंदी लगा देते हैं कि भाई तेरे ये फ़लाँ इशू है तो हम तेरा जो है ना यूके का जो तेरा एक स्टोर चल रहा है वो बंद कर रहे हैं। अब वो टॉम का तो था ही एक ही स्टोर, वो बंद हो गया तो वो क्या करेगा, वो तो लॉस हो गया उसका सारा, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा।
और दूसरी तरफ जेक के साथ भी यही सिचुएशन आती है। वो कहते हैं कि भाई हम तेरा अभी यूके का स्टोर बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं सेल कर सकता, फलां रीज़न है, तू अब यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन जेक जो है वो स्टिल सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है उसका यूएसए में भी स्टोर चल रहा है, उसका जर्मनी में भी चल रहा है और मार्केट के अंदर भी सेल कर रहा है। अब दोनों के पास प्रोडक्ट एक ही थी, लेकिन जेक ने मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर उसको जो है वो सेल कर रहा था, और जबकि टॉम एक ही जगह पे सेल कर रहा था। उसे प्रॉब्लम आई, वो बंद हुआ, उसका बिजनेस ही बंद हो गया। जेक का एक जगह पे मसला आया, लेकिन दूसरी जगहों के ऊपर तो वो चल रहा था, तो वो सर्वाइव कर गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, मार्केट बंद हो गया, बाकी जगह पे तो मैं सेल कर रहा हूँ ना। इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और ग्राहम अपनी बुक में ये कहता है कि भाई जब आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो तो किसी एक ही जगह पे सारे पैसे ना लगा दो, मल्टीपल जो है ना स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो। और वो जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये की है। मतलब आपका अगर एक जगह पे कहीं पे लॉस हो भी जाता है, तो बाकी जगहों पे कहीं आपको सर्वाइवल हो जाए, वो आपको गेन दे जाए, तो आपका वो जो लॉस है वो भी कवर हो जाएगा। तो आपने कभी ये मिस्टेक नहीं करनी, चाहे आप बिगनर्स इन्वेस्टर हैं या जो सीजन है, उनको तो पता भी होगा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन है कि आपने मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये की टेक अवे है इस लेसन का, कि ना कि किसी एक कंपनी को देखते हुए आप उसी के अंदर सारे पैसे लगा दो। नहीं, ये मिस्टेक नहीं करनी। तो आप जब भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, एक देखें कि मार्केट में कौन कौन से स्टॉक हैं जो स्टडी हैं, जिनकी चाहे ग्रोथ उनकी कोई हाइप नहीं है, लेकिन वो स्टडी पेस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल्स के अंदर जाके आपने इन्वेस्ट करना है। अब टाइम है टिप का। जो जी मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि बेंजामिन ग्राहम एक इंपॉर्टेंट टिप है जो सब इन्वेस्टर के साथ शेयर कर रहा है, तो अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टिप है कि भाई बेंजामिन ग्राहम कहता है कि मोस्ट इन्वेस्टर्स जो है ना, वो लैक करते हैं स्किल टू टाइम द मार्केट रदर दे गेस द मार्केट। मतलब सिंपल वे में ये बेंजामिन ग्राहम कहता है कि ये जो लोग हैं ना, ये स्टॉक मार्केट को गेस करते हैं, उसको समझते नहीं है, उसकी लॉजिक को नहीं समझते वो कैसे चल रही है। वो चलते हैं अपने गेस वर्क के ऊपर कि अच्छा यार ये स्टॉक अगर पैसे लगाए ये चल ही जाएगा, रादर दैन कि उसको एवेल्यूएट करने पे, उस पर सर्च करने पे, टाइम स्पेंड करने पे वो दूसरा मेथड लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फेल होते हैं गैस के ऊपर। और ये रिस्क मैनेजमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट है कि यार आपने गैस के ऊपर, गैस मीन गैम्बलिंग, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट मीन है कि आपने टाइम लगाना है और मार्केट को समझना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टिप है ग्राहम की तरफ से। वो फर्दर ये उसे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि भाई आप जब प्राइसेस लो हैं तो और ज़्यादा बाइंग करो, और जब हाई हैं तो उस टाइम बाइंग मत करो। और ये उसका एक फार्मूला है, एक उसका स्टॉक को और वो जो लॉस है उसको मैनेज करने का, जिसे वो जो है एक एवरेज कैलकुलेशन में निकालता है कि भाई आप जो है अपने लॉस को कैसे मैनेज, अगर आपने अपने लॉस को मैनेज कर लिया, आपने रिस्क को मैनेज कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली गेन कर जाओगे। जी, तो ये थे 7 लेसन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बेसिकली मैंने इस बुक को समराइज़ कर दिया है, रादर देन कि आप ये देख सकते हैं 600 पेजेस की बुक है, उसको मैंने रीड किया। उसमें से वो जो कोर 7 पॉइंट्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको इसमें से कौन सा जो है ना लेसन आपको लगता है कि वो की है और वो गेम चेंजिंग है, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आप कुछ लर्न कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट कर सकती है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके पास और बहुत सारा कंटेंट लेके आता रहूँगा, जिससे हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो है मेरी वीडियोस को जो है वॉच करते रहिए और इससे लर्न करते रहिए और आगे ग्रो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।